Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. तो हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू किया था. मीनिंग, नेचर और फीचर्स एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? दीज आर द गाइडलाइंस टू गाइड द बिहेवियर, डिसीशन मेकिंग और एक्शन ऑफ द मैनेजर्स. ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सिद्धांत है जिसके सहारे या जो मैनेजर्स को उनके डिसीशन लेने में हेल्प करता है और उनको एक्शन लेने में हेल्प करता है. तो अब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, उन्होंने अलग अलग तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं. फ्योल्स प्रिंसिपल्स जो है वो आज हम पढ़ेंगे. हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसकी वजह से हम हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के रूप से जानते हैं. और इन्होंने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स. आज हम पहले देख लेते हैं कि कौन से 14 प्रिंसिपल्स दे वर गिवन बाय हेनरी फ्योल. फर्स्ट इज़ डिविजन ऑफ वर्क. Second, authority and responsibility. Third, discipline. Fourth, unity of command. Fifth, unity of direction. Sixth, subordination of individual interest to general interest. Seventh, remuneration of employees. Eighth, centralization and decentralization. Ninth, principle of scalar chain. 10th, principle of order. 11th, principle of equity. 12th, stability of personnel. 13th, principle of initiative. 14th, esprit de corps. तो अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं इनको हमको याद करने में दिक्कत आती है. जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली पूछते हैं कि इसे हम याद कैसे रखें. तो हम इसके लिए अपनी मेमोरी टेक्निक्स या टिप्स ले सकते हैं. जैसे कि हम एक अब्रीविएशन भी बना सकते हैं इनके इनिशियल लेटर्स का. तो यहाँ पे जो इनिशियल लेटर्स हैं कुछ प्रिंसिपल्स के ग्रुप को मिला करके हमने इस तरह से अब्रीविएशन बनाया है. इससे आप याद कर सकते हैं. दादू USRC SOSIE. तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं. अब जब स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि हमें समझ तो आ जाते हैं प्रिंसिपल्स, लेकिन हम लिखने के समय, नोट्स बनाने के समय या एक्सप्लेनेटरी आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या लिखें. तो इसीलिए हम हर प्रिंसिपल के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे. पहला प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग टू फ्योल, दैट मीन्स व्हाट हेनरी फ्योल सेड अबाउट द प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट और व्हाट डज द प्रिंसिपल मीन, what are the positive effects of this principle and what are the consequences of violation of this principle. The first principle is division of work, principle of division of work. So according to Henry Fayol, the intent of division of work is to produce more and better work for the same effort. तो फ्योल ने क्या कहा कि जो डिवीज़न ऑफ वर्क, इस प्रिंसिपल का उद्देश्य क्या है, इसका क्या पर्पस या एम है कि जो काम है उसे हम बेहतर तरीके से करें और ज़्यादा काम करें फॉर द सेम एफर्ट. मतलब अगर हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग लोगों में बांट देते हैं तो हम हर व्यक्ति के उस एफर्ट से हम बेहतर काम ले सकते हैं और ज़्यादा काम ले सकते हैं. स्पेशलाइजेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट. एंड व्हेन वी आर एलोकेटिंग अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क टू अ पर्टिकुलर person according to his or her capability, qualification or experience, the person becomes specialized. जब specialization या expertise आ जाती है तो the person can do the work in more efficient manner. Efficient manner means reducing the wastage of resources. So what is the statement of this division of work principle? That work should be divided into small tasks or jobs. किसी भी organization में जो काम है
वो पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति को सौंपने की बजाय उसे हम उस काम के अलग अलग हिस्से या उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज़ एक काम है अपना अपने सीनियर्स के लिए फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना। अब इस काम को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक हो सकता है ग्रुप जो सिर्फ डेकोरेशन ऑफ द हॉल उसके बारे में देखे, दूसरा ग्रुप हो सकता है जो फाइनेंस संभाले, तीसरा ग्रुप हो सकता है जो कल्चरल प्रोग्राम्स को देखे। तो इस तरह हमने वो जो फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का काम है उसे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये हमने जो ग्रुप बनाया उसमें भी और छोटे छोटे से काम होंगे, हर हिस्से में अलग अलग काम होंगे। ईच जॉब और यूनिट इज़ डन और परफॉर्म बाय द ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट. Now when we have divided the work into smaller tasks or jobs, we have to appoint the person or allocate the task to the person according to their capabilities, qualification and experience. Suppose एक स्कूल में जब टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है या रिक्रूटमेंट होता है तो जो टीचर उस कॉमर्स फील्ड में ट्रेंड हैं उन्हें हम कॉमर्स फील्ड में रखते हैं, जो टीचर्स साइंस में ट्रेंड हैं वो साइंस में रहते हैं। तो जो भी छोटे छोटे कामों को में हमने डिवाइड किया है बड़े वर्क को, वो कामों को हम ऐसे लोगों को देंगे जो उस काम को करने में माहिर हो। जैसे कि एग्जांपल है एक ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इट कैन बी डिवाइडेड into different departments like production department, finance department, marketing department, human resource or personnel department which looks after the people or manpower. ठीक है, but all these departments which are headed by their specialist or expert, वो सब departments का जो efforts है it should be unified और channelized to the organizational goals. तो ये सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स के काम हैं वो फाइनली किस में रिजल्ट करने चाहिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. इसका पहला पॉजिटिव इफेक्ट है स्पेशलाइजेशन. सो व्हेन द पीपल आर गिवन द टास्क एंड इन देयर डिपार्टमेंट दे आर डूइंग इट again and again over the long period of time, they become expert और स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड. जो लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर से डील करते हैं रोज़ाना डे टू डे, तो दे बिकम, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होते चला जाता है, दे बिकम मोर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, दे बिकम मोर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड एंड दे बिकम मोर एफिशिएंट ऑल्सो. जैसा कि मैंने बोला, एफिशिएंसी का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम इनपुट, यानी जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसको मिनिमाइज़ करना है और आउटपुट जो है वो बढ़ाना है, तब हम एफिशिएंसी अचीव होगी ये कह सकते हैं. तो जो स्पेशलिस्ट हैं या जो मास्टर हैं वो रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करेंगे और एफिशिएंसी अचीव होगी. देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन. सपोज द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनेबल टू फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल हो, चाहे कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह डिवीजन ऑफ वर्क है. तो सपोज़ नहीं फॉलो हो रहा है ये रूल या ये प्रिंसिपल, तो क्या होगा, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसका जस्ट अपोजिट होगा. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करते हैं तो स्पेशलाइजेशन अचीव होगा, और नहीं करते हैं तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा. बिकॉज द पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, दे आर डूइंग ऑल द वर्क ना, ऑल द टास्क. सो व्हाट विल हैपन, दे विल not be able to achieve specialization. They can be jack of all trade, but they will not be master of anything. We can call them as jack of all trade but master of none. सेकेंड जो डिसएडवांटेज है अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो, देर आर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बिकॉज वी हैव नॉट डिवाइडेड द वर्क अमंग द पीपल. सो देर आर चांसेस दैट द सेम वर्क इज़ डन बाय people again and again, or the same person can do the work again and again. Then second principle is authority and responsibility.
Now, according to Fayol, authority is the right to give orders and obtain obedience. मतलब अथॉरिटी का मतलब क्या है? राइट टू गिव ऑर्डर्स. अथॉरिटी का मतलब है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पावर ऑफ गिविंग ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस. तो जितने भी बॉस हैं या सुपीरियर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं और ये सबऑर्डिनेट्स को उसे मानना ज़रूरी है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी. मतलब अथॉरिटी जहाँ है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी. जो बॉस है भले ही वो उसके पास अथॉरिटी है पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ही शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स. ही शुड बैलेंस बिटवीन हिज authority and responsibility is actually the obligation of getting the assigned work done on time. तो अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर इशू करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो टाइम पे अपना इस काम को कंप्लीट करवाए. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमेशा अथॉरिटी के साथ जुड़ी रहती है. और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ऑफिशियल एंड पर्सनल. सो फेयोल ने कहा है कि ये जो अथॉरिटी है वो 2 तरह की हो सकती है. एक ऑफिशियल जो कि इट इज़ ड्यू टू द पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कोई मैनेजर, जनरल मैनेजर है या सीईओ है, उसके पास जो अथॉरिटी है वो उस पोजीशन के कारण जो अथॉरिटी है उसे हम उसकी ऑफिशियल अथॉरिटी कहते हैं. जबकि apart from that official authority, the person can have personal authority. It is due to their own personal attributes, their qualities, their qualification or experience. तो ये जो हायरार्की की पोजीशन है इसके कारण नहीं बल्कि जो पर्सनल वर्च्यू है उसके कारण ये अथॉरिटी हो सकती है. जैसे कि हमारे घरों में जो लोग ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डिसीजन मेकिंग में, जिनमें डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, उसे हम ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं. तो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल? दैट देयर शुड बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ऐसा अगर होगा कि अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो क्या होगा? जो व्यक्ति है, जो मैनेजर है, वो आर्बिट्ररी, दैट मीन्स वो अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कुछ भी कर सकता है. और ये ऐसा करने के मामले में वह जो अथॉरिटी है उसका मिसयूज़ भी कर सकता है. जैसे उसको अथॉरिटी तो दे दी गई कि सबऑर्डिनेट से वो काम ले, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन सबऑर्डिनेट्स के प्रति, तो वो उनका मिसयूज़ कर सकता है, अपने पावर का मिसयूज़ कर सकता है. उल्टा अगर हम सिचुएशन देखते हैं, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर एंड अथॉरिटी इज़ नॉट गिवन, व्हाट विल हैपन? द पर्सन विल फील हिमसेल्फ हैंडीकैप्ड और इनएफेक्टिव, बिकॉज उनको एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है बट अथॉरिटी नहीं दी है. सपोज सेल्स मैनेजर, he has been given the responsibility to increase the sales volume, but he has not been given the adequate authority to take decision regarding advertising, aggressive advertising. तब जब वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसको बार बार अपने बॉस से पूछना पड़ रहा है, तो he will not be able to achieve the target on time. There will be delay in work and he will be ineffective in his work. What are the positive effects of authority and balance in authority and responsibility? Quick actions and decisions. जब manager is having the authority and responsibility in a balanced manner, then he will take decisions in a quick manner. जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला सेल्स मैनेजर के पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता. अगर यही अथॉरिटी उसे दी जाती तो वो क्विकली डिसीजन लेता कि नहीं एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करना है या पर्सनल सेलिंग करनी है, और वो उस तरह से उसका सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने का टारगेट अचीव कर पाता डिसीजन लेने के साथ. राइट यूज़ ऑफ अथॉरिटी, नो मिस यूज़ और अब्यूज़. तो ये जो अथॉरिटी अगर हम ज़्यादा देते हैं तो मिस यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर हम बैलेंस मेंटेन करते हैं तो देर आर नो चांसेस ऑफ मिस यूज़ ऑफ द अथॉरिटी. क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है,
तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से द पर्सन विल बी बाउंड टू प्रॉपरली यूज़ द अथॉरिटी. ठीक है. देन नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. देयर विल बी डिले इन वर्क और डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन. तो जस्ट इसका अपोजिट है. अगर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो देयर विल बी डिले इन वर्क. और यही जो है इट कैन ओवर बर्डन द एम्प्लॉय. अगर उसके पास एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिक्वायर्ड और एडिक्वेट अथॉरिटी नहीं है, तो इट विल बर्डन द एम्प्लॉय एंड इट विल अफेक्ट द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन एडवर्स मैनर. और दूसरा कॉन्सिक्वेंस, अगर हमारे पास अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है या कम दी जा रही है, तो मिसयूज़ हो जाएगा अथॉरिटी का. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट टू principles of FAOL. In our next video, we will discuss few more principles of FAOL. Please keep watching and sharing the video with your friends. Thank you for watching. Happy learning.